नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की उस सियासी हलचल की जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सूबे का पारा गरमा दिया है। सवाल ये है कि क्या एनडीए के कुनबे में, एनडीए यानी बीजेपी की अगुवाई वाला सत्ताधारी गठबंधन दल, क्या उसमें सब कुछ ठीक है? क्या बीजेपी के सहयोगी और सरकार में मंत्री संजय निषाद अब नए ठिकाने की तलाश में हैं? और भी कई सवाल हैं संजय निषाद से जुड़े हुए, और वो सवाल इसलिए क्योंकि मुद्दे की बात ने आज हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक, जिन्होंने संजय निषाद के साथ एक हालिया लंबी बातचीत की है हमारे सहयोगी चैनल आज तक के पंचायत कार्यक्रम में। और उस लंबी बातचीत ने कई सवाल खड़े किए हैं। आरक्षण का मुद्दा हो, राजभर से तनातनी हो, ओम प्रकाश राजभर से तनातनी हो, या फिर अखिलेश यादव के खेमे में जाने की बात हो। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध एनडीए की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2027 के चुनाव की राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो क्या संजय निषाद 2027 में भी बीजेपी के खेवनहार बने रहेंगे या यूपी की सियासत में बड़ा खेल होने वाला है? इस पर हम बात करते हैं कुमार अभिषेक से। कुमार, आपने लंबी बातचीत की संजय निषाद से, तो पहला तो बड़ा मेरा बुनियादी सा सवाल है कि उनके बातचीत में, उनके तेवरों में वो पुरानी लॉयल्टी थी जो एनडीए को लेकर वो दिखाते रहे हैं, या एनडीए के भीतर वो असहज महसूस कर रहे हैं? नीरज, देखिए, मुझे लगता है कि अब जो वक्त आ रहा है, ये अब चुनाव के कुछ महीने अब बाकी हैं। साल तो नहीं है, 7-8 महीने बाकी हैं, 6 से 8 महीने के बीच का वक्त बाकी है। और अब लॉयल्टी जैसी बात नहीं, अब तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को कि किसका कितना इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, ये अब पार्टियां देखेंगी। और संजय निषाद, हालांकि अगर देखा जाए तो जो भी सहयोगी पार्टियां हैं उसमें उनके लॉयल्टी का फैक्टर कम से कम ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा रहा है। वो जब से बीजेपी के साथ आए हैं तब से बीजेपी के तो लॉयल, बीजेपी की लॉयल बने रहे। लेकिन उनका एक दर्द भी है, उन्हें दुख भी है कि लॉयल्टी उनकी ज्यादा लेकिन पूछ ओम प्रकाश राजभर की ज्यादा होती है। जब देने की बात आती है तो लॉयल्टी इनकी है लेकिन दिया ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा दिया जा रहा है, मिल ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा रहा है। हाँ, ये है कि अनुप्रिया पटेल जब से आई है तब से उनका लॉयल्टी फैक्टर लगभग एक है, हालांकि नाराजगी वहां भी है। लेकिन संजय निषाद की चर्चा इसलिए क्योंकि देखिए, संजय निषाद पिछले कुछ समय से, हम अनुप्रिया पटेल पे भी आएंगे। मैं मतलब सिर्फ सूचनार्थ अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल पे भी आएंगे, लेकिन संजय निषाद से जुड़े सवाल पहले हम। तो संजय निषाद को अगर आप देखें तो संजय निषाद में कि भाव भंगिमाओं में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके बातचीत करने के जो तरीके हैं उसमें एक अंतर दिखाई दे रहा है। और ये जो अंतर है या ये जो बदलाव है, दरअसल ये जो भी पॉलिटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसको लेकर के ही दिख रहा है। देखिए, वो जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो बीजेपी से नाता तोड़ना नहीं चाहते। उन्हें मालूम है कि बीजेपी ही है जो उनको, उनके लिए जितनी चीजें दे सकती है या कर सकती है। लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ कि भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो कुछ ना कुछ विचार तो करना ही पड़ेगा। जी जी जी, इसी पे आ रहा हूं। उनको मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो उनको समझ पाया हूं वो ये है। लेकिन बात ये है कि बीजेपी को भी वो एकदम से इस तरीके से नहीं चाहते कि बीजेपी उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले कि संजय निषाद जो है वो कहीं हमको छोड़कर जाएंगे ही नहीं। इसीलिए कल मुझे लगता है पहली बार उन्होंने ये कहा है कि दरवाजे उनके सबके लिए खुले हैं। वो बीजेपी के दरवाजे के बाहर बैठे हैं और अगर बीजेपी ने अपना दरवाजा नहीं खोला तो जहां जो दूसरा विकल्प होगा वो उसके बारे में सोचेंगे। और समाजवादी पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये जब सवाल मैंने किया कि क्या समाजवादी पार्टी हो सकती है तो उनका जवाब था, देखिए, जब बीजेपी अपना दरवाजा नहीं खोलेगी तो हम तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि हम किसी के साथ जा सकते। तो बड़ा क्लियर था। लेकिन जब आप इसको एनालाइज करते हैं कि क्या वो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, जा रहे हैं, अगले चुनाव में जा सकते हैं, तब यहां पर आपको एक पॉज लेना पड़ता है। इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ
जब वो लंबे समय से चल रहे हैं, वो कुछ नहीं थे, तो बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया, बेटे को सांसद बनाया, एक बेटा विधायक बना। उनको लगता है कि बीजेपी से गठबंधन करके उनका फायदा बहुत हुआ है, लेकिन अब उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है और उनको लगता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर को मिल रहा है तो उन्हें क्यों नहीं मिले। और इस बार जो एक तरीके का कंपटीशन दिखाई दे रहा है, वो राजभर और निषाद में कंपटीशन दिखाई दे रहा है। तो मैंने जब कल उनसे पूछा ये बात कि भाई ये बताइए कि अतरौलिया की सीट पर आप ओम प्रकाश राजभर इतने दावे कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये दावा कोई कितना भी कर ले, उनके सलाहकार गड़बड़ हैं, लेकिन फैसला मुझे करना है और बीजेपी को करना है, ये फैसला उनको नहीं करना। तो आप ये तो जरूर है कि उन्होंने बीजेपी को आंखें दिखानी शुरू की हैं कि भाई अगर आप इस तरीके से मेरे साथ करेंगे या मेरी कम सुनवाई होगी या मुझे कम महत्व मिलेगा, तो मैं भी बीजेपी से इतर भी सोच सकता हूं, बीजेपी के अलावा दूसरे गठबंधन में भी जा सकता हूं। लेकिन जो मैं सेंस कर पाया हूं, उन्हें लगता है कि बीजेपी से बाहर जाने का उनका कोई बहुत मन है नहीं, लेकिन वो बीजेपी को आंखें दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये क्या आने वाले महीनों में बदलेगा, क्या सचमुच वो चले जाएंगे? अखिलेश यादव से उनकी क्या कोई बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे संपर्क में रहते हैं, हमसे मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। शिवपाल यादव के यहाँ चाय पीने गए थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो शिवपाल यादव ने उन्हें एक पैरवी के लिए, एक काम के लिए कहा, तो काम तो जो करना हुआ किया होगा उन्होंने, लेकिन वो उस काम को खाली कहा और उस शिवपाल यादव के घर चले गए। वहीं पर उन्होंने चाय पी, उनके काम को वो जो उन्होंने जो काम करना था उनके विभाग का उन्होंने काम किया। तो ये तो है कि ये उतावले हैं कि भाई अब जो जहां उनको ज्यादा मिलेगा उसकी तरफ ये सोच सकते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना पांव का ठिठक जाना कि भाई बीजेपी के साथ हैं, अब पता नहीं अगर बीजेपी की सरकार आ गई और उन्होंने दूसरी राह पकड़ ली तो उनका हाल कहीं स्वयं प्रसाद मौर्य जैसा ना हो जाए। एक बारी ट्रस्ट लेवल गया तो पता नहीं बाद में क्या होगा, तो इसलिए बड़ा सेफ खेल रहे हैं। लेकिन वो इतना जरूर कर रहे हैं कि बीजेपी को ये एक इशारे कर रहे हैं कि भाई हमको तुम टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो। बिल्कुल। वैसे कुमार, मैं आपको झांसी का एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी। संजय निषाद से बातचीत और हमारा जो ये कार्यक्रम है उसमें संजय निषाद को लेकर एक बात समझ में आएगी कि मैं झांसी का वो किस्सा बता रहा हूँ कि उस कार्यक्रम में, वो यूपी तक का दोस्तों, एक झांसी में बैठक, एक हमारा कार्यक्रम होता है वो था, वहाँ पे संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर अपने समर्थकों के साथ एक साथ आए थे, एक अगल बगल की कुर्सी पर बैठे हुए थे। और ओम प्रकाश राजभर को कुमार अभिषेक जब आप इंटरव्यू कर रहे थे तो तकरीबन आधे इंटरव्यू के बाद आपने उनसे एक सवाल पूछा कि आप हर वक्त इतनी पॉलिटिकल बातें कैसे करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, संजय भैया ने सिखाई हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि तो संजय निषाद अगर ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक बातें करना सिखा रहे हैं तो वो खुद कितनी राजनीतिक बातें कर रहे होंगे, ये इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब उसके कुछ ही दिन बाद हमें ये भी नजर आने लगा कि वो जो बात अभी कुमार अभिषेक ने कही कि संजय निषाद को लगता है कि लॉयल्टी उनकी ज्यादा है और रॉयल्टी ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा मिल रही है, और ये बात उन्हें असहज करती है। एक आरक्षण का मुद्दा है जिसे वो लगातार उठाते हैं कुमार अभिषेक। उनकी कम्युनिटी यानी निषाद कम्युनिटी जिसके वो नेता हैं, उसे आरक्षण दिलाने के नाम के लिए वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं। और आपके साथ बातचीत में उन्होंने ये कहा कि भाजपा को अगर जीतना होगा तो निषादों के आरक्षण पर विचार करना होगा। आपको लगता है कि ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स का या अपने वोट बैंक में विश्वास बढ़ाने का एक तरीका है? क्या निषाद वोट इस बात पर भाजपा से छिटक सकता है? नीरज, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, लेकिन मैं दो बातें जरा और कह दूं इसी का संदर्भ लेते हुए। देखिए, दो नेता हैं, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई जब ये निषाद है तो ये आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं, इनका आरक्षण तो इनके पास तो है ही है। तो दोनों आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन दोनों के जो आरक्षण का संदर्भ है वो थोड़ा अलग है जी। जैसे अगर आप देखेंगे तो
निषाद जो जिस आरक्षण को चाहते हैं, दरअसल वो ओबीसी में चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि जो निषाद, बिंद, मल्लाह ऐसी बिरादरियां हैं, इनको ओबीसी से निकालकर एसटी में, एससी में डाला जाए, शेड्यूल्ड कास्ट में डाला जाए। और कुछ राज्यों में अलग उपजातियां हैं जिनको कि पहले से ही ये शेड्यूल्ड कास्ट में हैं। तो इनका कहना है कि हम ओबीसी नहीं है, हम अनुसूचित जाति हैं, हम लड़ाका कौम जरूर है, हम वो कौम है जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन हम वो कौम है जो शेड्यूल्ड कास्ट है, हम अनटचेबल लोगों में रहे, इस तरीके का इनका। लेकिन आज भी 27% में ये है। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर का भी आरक्षण का विषय अलग है। वो आरक्षण चाहते हैं, लेकिन वो कोटा विद इन कोटा चाहते हैं कि ओबीसी के भीतर जो है वो जातियों का वर्गीकरण हो, 3 वर्गीकरण हो, जिसमें एक वर्गीकरण में जो ऐसी जातियां जो सबल हैं, जो समृद्ध है, ऐसी जातियों को ओबीसी में रखा जाए, और फिर उसके बाद जो दूसरा तीसरा कोटा बने उसके भीतर वर्गीकरण हो। तो ये दोनों के जातियों का संदर्भ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन संजय निषाद, निश्चित तौर पर जो बात आप कह रहे हैं कि संजय निषाद को ने राजनीति सिखाई, या फिर वो भैया ने जिस तरीके से बात हमें सिखाई तो हम बोलते हैं, तो इस बार लगता है कि संजय निषाद ने वो बातें पकड़ ली। अब संजय निषाद इस बार बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को अगर भाजपा इतनी तवज्जो दे और उनको बिल्कुल तवज्जो ना मिले तो वो बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या फिर बीजेपी की गलवैयां करेंगे। देखिए, मजबूरी कुछ भी हो जाए, आखिर में क्या होता है नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से उन्होंने इसे लेकर के तो अब भीतर की लड़ाई उन्होंने छेड़ दी है। उनको ये भी मालूम है कि वो थोड़े बैकफुट पर इसलिए हैं क्योंकि पिछले चुनाव में जहां जहां निषाद बहुल सीटें थी, या इनका बेटा खुद चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी ने जहां जहां निषाद खड़े किए वो सब सपा से जीत गए, और बहुत बड़ी तादाद में निषाद विमुख हुआ बीजेपी से। ऐसे में जब आप एक सहयोगी के तौर पर सामने आते हैं और अपने वोट बैंक को सहेज कर नहीं रख पाते, या आपको वोट ट्रांसफर कराने या खुद को दिलाने की क्षमता क्षीण हो जाती है, तो आपका महत्व भी कम हो जाता है। तो ये इनके साथ हुआ, ओम प्रकाश राजभर के साथ भी यही हुआ। आप देखें तो लगातार चुनाव हारे, घोसी उपचुनाव से लेकर के तमाम जगह वो हारे हैं। बावजूद इसके हारने के बाद भी वो जिसे कहते हैं ना कि ऐसा वोल्ट फेस वो दिखाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पिछले पल अगर उनका नुकसान भी हुआ तो अगले पल को वो बिल्कुल उसमें जीते नहीं है। तो दो नेताओं की अलग अलग ये कैटेगरी है, और मुझे लगता है कि इस मामले में ओम प्रकाश राजभर कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा चालाक हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों का मैनेजमेंट करना है। आप देखें इसलिए क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और इनको जब हम तुलना करते हैं तो राजभर की अपील कहीं ज्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि राजभर इस वक्त अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। ये सिर्फ निषाद की बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजभर की बात नहीं करते, वो एक साथ 25 जातियों के नाम गिनाते हैं। तो वो एक ओबीसी चेहरे के तौर पर होते हैं और संजय निषाद एक निषाद चेहरे के तौर पर सामने है। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है। अगर कहीं बीजेपी को ओबीसी का चेहरा खड़ा करना होता है तो वो ओम प्रकाश राजभर को खड़ा कर देती है। हाँ, निषाद के चेहरे पर ये के तौर पर ये जरूर आगे हैं। तो एक बड़ा अंतर इन दोनों के बीच में ये गैप बना हुआ है। लेकिन अब ये असहज होने लगे हैं संजय निषाद। वो बार बार अमित शाह का नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं। उनको लगता है कि अगर उनकी बातें उन्हें मनवानी है, उनकी बातें अपनी कहनी है, अगर कुछ सुनने वाला है तो ये आखिरी फैसला अमित शाह के दरबार में। अब एक बात ये कि आपने जो तुलनात्मक अध्ययन किया छोटा सा, तो राजभर वोट फिर भी ये माना जा सकता है ज्योग्राफी के हिसाब से कि राजभर वोट एक इलाके में, मैं यहाँ तादाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ प्रभाव की बात कर रहा हूँ, भौगोलिक प्रभाव की। लेकिन निषाद वोट जो है वो जब गंगा किनारे चलते हैं तो पूर्वांचल से होता हुआ बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भी, और एक फैला हुआ वोट है तुलनात्मक रूप से। तो सवाल यह है कि अगर संजय निषाद बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो क्या एनडीए गठबंधन में वो एक बड़ा नुकसान होगा? क्या बीजेपी को नुकसान होगा? हां तो कितना, ना तो क्यों?
नहीं, बिल्कुल, अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। जैसा आपने ही बताया, देखिए, हम्म, कहीं कश्यप, कहीं बिंद, कहीं मल्लाह, कहीं हम्म, निषाद, इस नाम से पूरे प्रदेश में फैली हुई जातियां हैं जिनका मुख्य हम्म, कारोबार मछली और नदियों पर निर्भरता है। वो चाहे बनारस का नाविक हो, वो चाहे प्रयागराज का नाविक हो, या फिर आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप और सैनी जैसे लोग, हालांकि सैनी बिरादरी थोड़ी अलग मानी जाती है, लेकिन कश्यप और बिंद मल्लाह सब एक ही जाति की उपजातियां होती हैं। तो कहीं ये सब थोड़े सबल हैं, कहीं ये थोड़े समृद्ध हैं, और कहीं बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। तो इन बीजेपी ने जो अपना एक जातियों का गुलदस्ता बनाया, उसमें कश्यप, सैनी, मौर्य, राजभर, ऐसे तमाम जो ओबीसी लेकिन प्रभावशाली जातियां हैं, उनको जोड़ा था। ये जरूर है कि राजभर भी कहते हैं कि सिर्फ आप हमें राजभर या भर जिनके टाइटल हैं, हम्म, आप उनसे हमें मत जोड़े। हमारे भी बहुत सारी ऐसी उपजातियां हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि राजभर पूर्वांचल में लिखते हैं, लेकिन पश्चिम में और बुंदेलखंड में उनके अलग अलग उनके टाइटल और उनके सब टाइटल अलग अलग है नामों के। तो दावे दोनों करते हैं, लेकिन साफ विजिबल अगर कोई दिखाई देता है तो ये दिखता है कि जो निषाद, मल्लाह, बिंद, कश्यप ऐसी बिरादरियां हैं, इनकी तादाद काफी बड़ी है और ये ज्यादा प्रभाव रखते हैं। अगर ये बीजेपी से किसी भी तरीके से अलग होते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी का पश्चिम और पूरब के में अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसका कि प्रभाव है। अगर अगर संजय निषाद साथ छोड़ते हैं तो जितना असर इनका पूर्वांचल में होगा, आप महाराजगंज से लेकर के वाराणसी तक, उतना प्रभाव शायद पश्चिम में नहीं पड़ेगा। बेशक वहां कश्यप और बिंद जैसी जातियां हैं, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से राजभर का भी है, पूर्वांचल में जो असर होगा वो और दूसरे जगह नहीं होगा। तो ये दोनों मुख्यतः पूर्वांचल के नेता है। दावा जरूर है कि पूरे प्रदेश में फैली हुई उनकी जातियां हैं जो उनको अपना नेता मानती हैं, लेकिन बीजेपी, मुझे लगता है कि किसी नेता को छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम्म, अभी वो बिल्कुल इन दोनों के बीच में, चाहे संजय निषाद, राजभर के बीच किस तरीके के की केमिस्ट्री बन गई है, दोनों एक दूसरे को कैबिनेट में जरूर मिलते हैं, एक दूसरे के सामने होने पर दुआ सलाम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक राइवलरी भी दिखाई दे रही है, और इस राइवलरी को बीजेपी फिलहाल एंजॉय कर रही है। उसे लगता है कि अगर ये दोनों आपस में अब वो जो कहानी थी ना, वो बिल्लियों के हम्म, बीच रोटी के बंटवारे की, तो ये इस वक्त पॉलिटिक्स में अगर आपको देखें तो ये दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है कि न ये बीजेपी छोड़ेंगे, ना बीजेपी इनको छोड़ेगी। लास्ट में मान मनोबल और तमाम चीजें होंगी, इस तरह की खींचतान, हम पार्टी छोड़कर हम संगठन, हम गठबंधन छोड़ देंगे, हम सपा के साथ चले जाएंगे, ये सब चीजें होंगी, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। और आप देखिए, इस चीज की शुरुआत भी हो चुकी है। इनफैक्ट उन्होंने हमारे ही प्लेटफॉर्म पर इस पहली बार ये बात कही है कि वो दरवाजे के बाहर बैठे हैं। अभी तो बीजेपी मानती है कि वो घर के अंदर बैठे हुए हैं, उनके अलाई है, लेकिन वो कह रहे नहीं, बरामदे में बैठे हुए हैं, हम घर के भीतर हैं। तो ये एक शुरुआत है। अब ये किस तरफ जाता है यहां से कहना मुश्किल है। अखिलेश यादव के साथ बात यह है कि अखिलेश यादव ने इस बार कहा है कि वो सिर्फ वैसे अलाइज को लेंगे जो बहुत ट्रस्टेड होंगे, या फिर ऐसे नेताओं को लेंगे इस बिरादरी का जिसका अपना प्रभाव होगा। वो बहुत ज्यादा अब अलाइज जोड़ने के मूड में नहीं है, और ऐसे अलाइज जोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है जो लड़े उनके साथ, और फिर अगर सपा चुनाव हार जाए तो फिर तुरंत पाला बदल ले। मुझे लगता है कि इनको भी ये बातें मालूम है। ऐसा लगता है कि अब का प्रेशर टैक्टिस चलेगा, लेकिन बहुत आसान नहीं है इनके लिए गठबंधन छोड़ करके जाना। चलिए एक और प्रेशर टैक्टिक्स की वो बात है करते हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, जो कि लंबे समय से उनका लॉयल्टी फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और वो उनकी तो स्थिति भी मजबूत है क्योंकि अनुप्रिया पटेल खुद ही केंद्र में मंत्री लंबे समय से चल रही हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ भी आपने पंचायत कार्यक्रम में बातचीत की, और उस तकरीबन आधे घंटे की बातचीत में एक जगह पर उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अपना दल की सरकार और मुख्यमंत्री का पद है। तो ये तो बड़ी महत्वाकांक्षा है, अपना दल की सरकार बने, अपना दल का मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में। तो 2027 में अनुप्रिया पटेल वही 10-15 सीटों वाली जूनियर पार्टनर की भूमिका में ही रहेंगी, या वो भी सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी और बीजेपी से कोई बड़ा सौदा करती हुई हमें नजर आएंगी?
देखिए नीरज, अनुप्रिया पटेल वो अगर हम एनालाइज करते हैं तो वो बड़ी सधी हुई पॉलिटिक्स उनकी पार्टी करती है। और अपना दल एस जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलती है। और एक बात उन्हें मालूम है कि उनके स्ट्रेंथ क्या है, उनके वीकनेस कहाँ है, वो कब भाजपा के साथ रहेंगी या कब अलग होंगी, शायद उनसे बेहतर या उनकी पार्टी के भीतर जो एक मंथन है वो दूसरी पार्टियों में वैसा नहीं। एकदम सधे नपे तुली शब्दों में बातों को रखना, और गठबंधन को लेकर तो और सधी हुई बातें करना। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी और उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो कभी भी दबी रही हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार इस तरीके से वो कह रही है कि भाई उनका अपना मुख्यमंत्री होगा। कभी ना कभी वो पहले भी कहती रही, लेकिन कब होगा? वो तब होगा जब बीजेपी यहाँ कभी आगे कमजोर हो जाएगी। वो तब होगा जब ऐसी फ्लूइड सिचुएशन होगी, जब दूसरे रीजनल पार्टियों के लिए भी एक बड़ा स्पेस क्रिएट हो सकता है। वो तब होगा जब एक पार्टी नहीं, मल्टी पार्टी, यहाँ पर कई पार्टियां एक साथ चुनाव में सत्ता की दावेदारी करें, तब होगा। ये उन्हें मालूम है। टू पार्टी सिस्टम में जब सीधी लड़ाई चल रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, या बीजेपी अलाइज और समाजवादी पार्टी अलाइज के बीच, तो उन्हें मालूम है कि अगर उन्हें इस सियासत में बने रहना है तो उनको या तो बीजेपी के साथ रहना होगा या सपा के साथ रहना होगा। आप उनको अपने पिता का भी अनुभव मालूम है। उनके पिता ने बहुत समय तक अपनी पार्टी बनाकर, अपनी लड़ाई लड़कर, अपनी बिरादरी की लड़ाई लड़कर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और ये देखा कि अकेले लड़ने से कुछ नहीं हो जाता। नाम तो बड़ा हो जाएगा, आप एक बड़ी पॉलिटिकल या एक ऐसी संस्था बन जाएंगे जहां आपकी पहचान हो जाए, लेकिन आप पावर पॉलिटिक्स में अकेले नहीं लड़ सकते, या तो फिर आपको उतना बड़ा होना पड़ेगा। तो देखिए, इनके बैक ऑफ माइंड ये तो है कि हमें अपनी पार्टी को बड़ा करना है, हमें मुख्यमंत्री भी बनना है। लेकिन आज के समय में जैसा उनको भी मालूम है कि वो ऐसी कोई चाल, ऐसी कोई दावेदारी नहीं करेंगी कि वो बीजेपी को चुभ जाए, या फिर अगर वो बीजेपी से अलग होंगी तो समाजवादी पार्टी क्या उनको कभी कोई मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर देगी? ऐसा भी नहीं है। उनको भी सपा का ही जूनियर पार्टनर बन के ही जाना होगा। वो तीसरी बड़ी पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, और तीसरे नंबर पर कोई एक पार्टी है तो वो तो अपना दल एस है। उनको ये मालूम है। धीरे धीरे 2014 में, 2017 में, उसके पहले सिर्फ एक विधायक से शुरू हुई, आज यहाँ तक पहुंची हैं। हर चुनाव में उनकी सीटें बढ़ रही हैं, क्योंकि बहुत, जिसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बार्गेनर है उनकी पार्टी। उनके पति भी अगर देखें, आशीष पटेल, तो सरकार से हमेशा रुष्ट रहते हैं। लुका छिपी का खेल चलता रहता है। दिल्ली और लखनऊ में वो दिल्ली को ये लोग चुनते हैं। दिल्ली मतलब बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर इनका ज्यादा भरोसा है, उनके भरोसे ये रहते हैं। तो इनको मालूम है कि हमें कब और कहां अपनी चालें चलनी है। मैं अभी फिलहाल उनकी पार्टी को बीजेपी से अलग होता नहीं देख रहा। ये जरूर है कि उनका दबाव ऐसा जरूर बनेगा कि वो चाहेंगे कि इस बार और उन्हें ज्यादा सीटें जरूर मिल जाए। ये भी है कि उनको एक बात और लगता है कि बीजेपी के नीतियों की वजह से उनको खामियाजा उठाना पड़ा है चुनाव में, पार्लियामेंट में। उनको लगता है बीजेपी ने जो नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ बन गए वो उनके खिलाफ चले गए। अब प्रधानमंत्री का वोट अगर कम हो सकता है, रक्षा मंत्री का वोट अगर कम हो सकता है, तो अनुप्रिया पटेल का भी वोट कम हो जाएगा। लेकिन उनको लगता है कि उनका जो अपना वोट बैंक है, यानी कि कुर्मी बिरादरी जो उनके साथ खड़ी है, उसने उनका साथ नहीं छोड़ा है। यहाँ पर हो सकता है कि वो थोड़ा गलत हो रही हो, या फिर उनके लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन इतना जरूर है कि वो इस वक्त जितने भी अलाइज आप देख लें बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के, उसमें सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं लॉयल अगर कोई एक पार्टी रही है बीजेपी के साथ तो वही है। और उसके बाद अगर किसी का नाम आप लेंगे तो वो संजय निषाद का आएगा, जिनसे हम लोगों ने ये चर्चा शुरू की। तो मुझे लगता है कि फिलहाल दोनों पार्टियां आंखें दिखाएंगी जरूर, लेकिन कोई भाजपा को छोड़कर जाता हुआ अभी मुझे नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल। तो लब्बो लबाब यही है कि बीजेपी का गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन, वो
इंडिया गठबंधन के मुकाबले बड़ा है। पहली बात, उसमें ज्यादा पार्टियां हैं। बीजेपी के साथ साथ अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, ज्यादा पार्टियां हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की अलग अलग पॉकेट्स में अपना रसूख रखने वाली पार्टियां हैं। तो भले ही इस वक्त जो बीजेपी जिस स्थिति में है, बीजेपी जितनी मजबूत दिख रही है, उसमें ये पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़े भले ना, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी को अपने इन सहयोगी दलों से एक दबाव का, एक प्रेशर पॉलिटिक्स का, सीटों की सौदेबाजी का एक दबाव तो महसूस करना पड़ेगा। और ये देखना होगा कि बीजेपी उसे कैसे टैकल करती है और किस तरह से सीटों का बंटवारा करके अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट भी रखती है। हमारी नज़र इन तमाम राजनीतिक घटनाओं पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों नमस्कार।